हेलो एवरीवन। आप सबको विल डू इट सिविल के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये चैनल पहले ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर के नाम से जाना जाता था। ये हमारा जो मैनुअली एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड बिल्डिंग डिजाइन का थर्ड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग ने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, फिर उसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म देखे थे, एंड दूसरा जो आपका लेक्चर था उसमें हम लोग कॉलम ओरिएंटेशन के बारे में पढ़े थे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये सारे चीज भी हम लोग ने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बीम्स एंड पोजिशनिंग ऑफ बीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बीम क्या होता है। तो बीम एक आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो लोड को रेजिस्ट करता है। तो ये तो रहा इसका प्राइमरी फंक्शन। तो ये लोड अब एक्ट कैसे करता है? ये लोड जनरली उसका जो एक्सिस होता है उस एक्सिस का लैटरली एक्ट होता है। जैसे आप इस बीम में देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है, इस बीम में यहाँ पर एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम में आपका लैटरली लोड एक्ट हो रहा है यूडीएल, एंड ये यूडीएल लोड एक्ट होने के लिए इसका जो मेन जो आपका प्राइमरी जो डिफ्लेक्शन मोड है वो है आपका बेंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोड एक्ट होने के लिए ये बीम बेंड हो गया है। ठीक है, तो अभी लोड अप्लाइड होने के लिए इसका जो सपोर्ट पॉइंट होता है, जैसे कि ये एक आपका सपोर्ट पॉइंट है, ये एक आपका सपोर्ट पॉइंट है। ये जो सपोर्ट पॉइंट है इसमें रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है ये टोटली डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशन के ऊपर। मतलब हिंज होगा तो एक जैसा होगा, अगर ऐसे रोलर होगा तो एक जैसा होगा, और आपका अगर फिक्स रहेगा तो दूसरा होगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट कंडीशन के ऊपर। अभी ये जो आपका टोटल फोर्सेस ये बीम के ऊपर एक्ट हो रहा है, ये आपका जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को जनरेट करता है। ठीक है, ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को जनरेट करता है। ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जब बीम के अंदर में जनरेट होता है तो बीम में कुछ ऐसे इंटरनल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, फिर आपका डिफ्लेक्शन इंड्यूस होता है। अभी क्या है, तो अभी हम बीम को कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो बीम को जनरली हम लोग उसके टाइप ऑफ सपोर्ट्स के बेसिस में, उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके बेसिस में, फिर उसका जो लेंथ है, उसका जो मटेरियल है उसके बेसिस में हम बीम को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग बीम का क्लासिफिकेशन उसका जो सपोर्ट है उसके बेसिस में ही करेंगे। तो चलिए उस सपोर्ट के बेसिस में बीम का क्लासिफिकेशन कैसा होता है चलिए देख लेते हैं। बेस्ड ऑन सपोर्ट, तो पहला जो आपका बीम आता है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है। तो इसको सिंपली सपोर्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बीम है इसके सपोर्ट में ये फ्री टू रोटेट है। मतलब इसका जो रोटेशन है ये रिस्टेंट नहीं है, ये फ्री टू रोटेट है। इसका मतलब इसमें कोई, इसका सपोर्ट में कोई भी मूवमेंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये तो रहा इसको सिंपली सपोर्टेड बोलने का रीजन। तो अभी देख लेते हैं कि हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में डिफरेंस क्या है। तो हिंज सपोर्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट में जो आपका एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो भी आपका रिस्टेंट है, एंड वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो भी आपका रिस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्टेंट है, इसलिए इसमें रिएक्शन फोर्स आपका जनरेट हो रहा है। तो ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है एच एंड वाई डायरेक्शन में आ रहा है आपका आर। लेकिन ये आपका जो रोलर सपोर्ट है, ये पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में ये फ्री टू मूवमेंट है, मतलब ये इजीली मूव कर सकता है, ये फ्री है मूवमेंट करने से। लेकिन वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट रिस्ट्रेंट है, इसलिए यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इसमें रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हिंज जॉइंट कैसे होता है। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये है आपका हिंज जॉइंट का। ये आपका फ्री टू रोटेट तो है, लेकिन एक्स या वाई डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव नहीं है। लेकिन अगर आप ये रोलर सपोर्ट देखें
तो ये जो रोलर सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पर दिखाया वो सेम है। ये रोलर सपोर्ट है, ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव तो कर सकता है लेकिन वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट रिस्ट्रेंड है, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही आपका रिएक्शन फोर्स आता है, तो इसका रिएक्शन 1 होता है। तो अभी ये जो आपका रोलर सपोर्ट कहाँ दिया जाता है, ये रोलर सपोर्ट जनरली ब्रिज में दिया जाता है ताकि जब अगर आपका टेम्परेचर वेरिएशन आए तो जो एक्सपेंशन या फिर कंस्ट्रक्शन वो हो सके, इसके लिए कोई भी स्ट्रेस उसमें जनरेट ना हो, इसलिए हम लोग रोलर सपोर्ट वहाँ पर देते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, सिंपली सपोर्टेड हो गया। तो अभी आपका फिक्स बीम, तो फिक्स बीम का मतलब क्या है, ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बीम है, ठीक है, ये आपका एक बीम रहा, ये बीम का ये एक एंड और ये जो आपका दूसरा एंड है, ये दोनों ही रिजिडली फिक्स्ड है, मतलब इसका जो रोटेशन है ये रिस्ट्रेंड है और ये एक्स डायरेक्शन से भी या फिर वाई डायरेक्शन से भी इसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रेंड है। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए जो मूवमेंट है तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आएगा, वाई डायरेक्शन के रिस्ट्रेंड है इसलिए वाई डायरेक्शन से एक रिएक्शन आएगा, एवं इसका जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रेंड है इसलिए इसमें एक मूवमेंट भी जनरेट होगा। तो इसमें 3 तरह के आप रिएक्शन फोर्सेस देख सकते हो, एक तो आपका 2 तरह की रिएक्शन फोर्स और एक आपका मूवमेंट इसमें जनरेट होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो ये एक आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बीम है इधर भी फिर इधर भी ये फिक्स्ड है। तो क्या इसका इस साइड भी फिक्स्ड है, इस साइड भी फिक्स्ड है, तो ये आपका आई बीम है जिसका बोथ साइड फिक्स्ड है, ये एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या है, आपने अभी फिक्स बीम देखा, तो फिक्स बीम का अगर एक एंड का जो सपोर्ट है उसको अगर आप फ्री कर दो, मतलब क्या हुआ, एक एंड आपका ऐसा फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका फिक्स हो गया, सॉरी फ्री हो गया है, तो ये वाला जो बीम आता है इसको कैंटिलीवर बीम बोलता है, जिसका एक साइड तो फिक्स्ड है और दूसरा साइड फ्री है, और इसका जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा तो वो इस लोड के लिए ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये एक बिल्डिंग में, ये तो आपका एक कैंटिलीवर बीम रहा जिसका ये वाला जो एंड है वो तो फिक्स है लेकिन ये वाला एंड आपका फ्री है। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप ये वाला बीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन के बाद जब इसका प्रॉप को आपको हटाने का जरूरत होगा, मतलब जब आप प्रॉप को रिमूव करोगे तो कौन सा साइड से करोगे, ये जो फिक्स्ड एंड से करोगे या फिर ये फ्री एंड से करोगे। वीडियो को पॉज करके ये जो आंसर है पहले आप खुद दो, फिर आप वीडियो को आप फिर से प्ले करो और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, देखो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या ये मिलता है कि नहीं। तो अगर सोचिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स्ड एंड से उस सपोर्ट को रिमूव करते हैं, तो अगर फिक्स्ड एंड से हम ऐसे सपोर्ट रिमूव करते करते जाए तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पर कोई भी प्रॉप नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉप रहेगा जो इस आपका जो कैंटिलीवर बीम में एक अपवर्ड रिएक्शन देगा, अपवर्ड फोर्स होगा, तो फिर वो प्रॉप कैंटिलीवर के जैसे एक्ट करेगा। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे, तो इसलिए हमको क्या करना है कि फ्री एंड से सपोर्ट को, मतलब इसका जो प्रॉप को, इसको हम लोग फ्री एंड से रिमूव करते करते फिक्स्ड एंड की तरह जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कैंटिलीवर बीम। हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देख लिए, फिर हमने फिक्स्ड बीम देखे, फिर हमने कैंटिलीवर देखे। तो अभी जो है कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम के नाम से ही पता चलता है कि जो बीम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जिसका सिर्फ एक स्पैन नहीं है, मोर देन 1 स्पैन है जिस बीम का। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये जो बीम है ये आपका इधर एक सपोर्ट में, फिर इधर एक सपोर्ट है इसका, फिर ये मतलब 3 सपोर्ट के ऊपर ये बीम रेस्ट कर रहा है। इसका ये एक स्पैन रहा और ये आपका दूसरा स्पैन रहा, ठीक है। तो ये इस बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम क्या होता है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एंड किसी भी सपोर्ट से एक्सटेंड होकर रहता है तो उस बीम को हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। जैसे आप इधर देख सकते हो, ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड पोर्शन है ये वाला, और ये जो पार्ट है ये इस सपोर्ट से एक्सटेंडेड है, तो ये जो है ये आपका ओवरहैंगिंग पोर्शन है। तो इस बीम को हम लोग ओवरहैंग बीम बोलते हैं। तो
ये जो आपका ओवरहैंग बीम है, अगर इस बीम का इस साइड भी आपका एक्सटेंडेड रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डबल ओवरहैंग बीम कहते हैं। तो ये रहा आपका डबल ओवरहैंग बीम का एक पिक्चर। तो ये तो था आपका जो टाइप्स ऑफ बीम्स। मतलब इसमें हम लोग ने सिंपली सपोर्टेड देख लिए, फिर हम लोग ने देखा फिक्स्ड बीम, फिर हमने देखा कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंग एंड डबल ओवरहैंग बीम देख लिए। फिर उसका जो सपोर्ट कंडीशन, उसमें कौन सा रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज हम लोग ने अभी तक देख लिए। तो अभी जो है वो है पोजिशनिंग ऑफ बीम। ये है इस वीडियो का दूसरा पार्ट। तो चलिए पोजिशनिंग ऑफ बीम के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि बीम को जनरली हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं। तो बीम को जनरली हम लोग अंडर द वॉल्स या फिर जहाँ हेवी कंसंट्रेटेड लोड आता है वहाँ पर प्लेस करते हैं, ताकि हम लोग लोड्स को डायरेक्टली स्लैब में आने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता है कि बीम प्राइमरीली प्रोवाइड करता है इसलिए कि वो स्लैब को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए स्लैब का जो मैक्सिमम स्पैन है उसके ऊपर बीम का स्पैन डिपेंड करता है। तो एक गिवन लोड के लिए स्लैब का जो आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है वो मैक्सिमम होता है इन कंपेयर्ड विद द अदर्स कंपोनेंट्स लाइक आपका बीम, आपका कॉलम से। ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम बाय लोड रेशियो स्लैब का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग स्लैब का जो थिकनेस है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल थिकनेस ऑफ स्लैब फॉर रेसिडेंशियल ऑफिस और पब्लिक बिल्डिंग होता है 200 mm एंड मिनिमम होता है आपका 4 इंच मतलब 100 mm। यहाँ पर हमने एक टेबल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है जहाँ पर सपोर्ट कंडीशन एंड स्लैब के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हुए उसका मैक्सिमम रिकमेंडेड स्पैन कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जैसे कि देखिए कैंटिलीवर में अगर 1 वे रहता है तो आपका 1.5 मीटर होता है, 2 वे रहता है तो 2.5 मीटर होता है, सिंपली सपोर्टेड 1 वे रहता है तो 3.5 मीटर होता है, 2 वे रहता है तो 4.5 मीटर होता है, फिक्स्ड में 1 वे रहता है तो 4.5 मीटर होता है एंड 2 वे रहता है तो 6 मीटर होता है। ठीक है। ये 1 वे और 2 वे स्लैब क्या होता है ये हम लोग जब स्लैब के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑफ स्लैब हमने दिखाया है, तो ये हम लोग ने फर्स्ट जो लेक्चर था वहां पर भी इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किए थे। तो और एक बार यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैब का जो लोड होता है वो जाता है आपका बीम पर। ठीक है। बीम पर जाता है और बीम से ये कहा जाता है, ये बीम से जाता है यहाँ पर कॉलम में आता है और कॉलम से फिर इस फुटिंग में ये जाता है, फुटिंग इसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हो तो वो यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो दूसरा क्या कंसिडरेशन है कि बीम का जो स्पैन है उसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि बीम का स्पैन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका सेल्फ वेट बढ़ जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। सेल्फ वेट बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर जो मोमेंट इंड्यूस होगा लेंथ बढ़ाने के लिए वो भी बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर यूडीएल आप एक्ट करते हो तो उसके जो मोमेंट है मैक्सिमम मोमेंट जो आता है वो WL²/8 आता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो मोमेंट लेंथ का स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपका लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोमेंट भी बहुत इंक्रीज करता है। तो हमका जो बीम का जो कॉस्ट पर यूनिट लेंथ होता है उसको मिनिमम रखने के लिए, उसको इकोनॉमिकल रखने के लिए हमको क्या है, बहुत ज़्यादा स्पैन हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है। ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है। फिर क्या है, फिर ये जो बात हमने अभी बताया है तो इसको चलिए थोड़ा एक लेआउट से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक आपका जनरल बीम कॉलम लेआउट है। सोचिए इन फर्स्ट कंसिडरेशन कि ई और जी में कोई भी कॉलम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सिर्फ आपका जो कॉलम है वो सी में है। तो अभी क्या हुआ, अभी आपका ये जो ए बी सी रहा है ये 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम है। इसका एसी एंड बीसी का जो स्पैन है बहुत बढ़ गया है। उसके ऊपर क्या है, इस एसी के ऊपर एक ई पॉइंट में एक कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है इस आपका सेकेंडरी बीम के लिए, फिर इस बीसी में जी पॉइंट में एक इस सेकेंडरी बीम के लिए एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट हो रहा है, जो ये एबीसी एंड बीसी में बहुत ज़्यादा मोमेंट इंड्यूस कर रहा है। अभी सेकेंड कंसिडरेशन में आप सोचिए कि हमने
ई और जी में कॉलम प्रोवाइड किया, लेकिन सी में कोई भी कॉलम हम लोग ने प्रोवाइड नहीं किया। तो क्या होगा, तो ये 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम से 3 स्पैन कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये ए ई जी एंड बी जी में जो स्पैन है वो भी कम हो गया है, और जो आपका एक कंसंट्रेटेड लोड आएगा, जो ये वाला जो आपका सेकेंडरी बीम है इसके लिए, वो मिडिल में एक्ट करेगा, तो ये जो मूवमेंट होगा ए एंड बी जी में उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने और एक टेबल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, आप लोग नोट करते जाइए कि अगर किसी बीम लाइव लोड अप टू 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक कैरी कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम स्पैन होता है वो कैसे वेरी करता है। रेक्टेंगुलर शेप होगा तो कैंटिलीवर के लिए 3 मीटर, सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो 6 मीटर एंड फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस रहेगा तो 8 मीटर। ठीक है, और यही अगर फ्लेंज बीम हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका ये कैंटिलीवर में 5 मीटर, सिंपली सपोर्टेड में 10 मीटर एंड आपका फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस में 12 मीटर हो जाएगा। हालांकि इतना ज़्यादा स्पैन हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। हमने कुछ ही पहले ये बताया था कि आपको बीम का जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं कर सकते, उसको आपको अवॉइड करना है। लेकिन वो जो कंसिडरेशन था वो था कि उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, फिर उसका जो सेल्फ वेट है वो बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और एक कंसिडरेशन से भी आपको लार्जर स्पैन अवॉइड करना है, वो है डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग क्राइटेरिया। क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो अगर लार्जर स्पैन होगा तो उससे क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई तो आपका रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, तो अभी अगर ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा आपका डिफ्लेक्शन रहता है वो एल क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और डी क्यूब से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो क्या हुआ, अगर एल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस हिसाब से अगर डी आपका उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है तो क्या होगा कि डेल्टा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा हायर एल बाई डी रेशियो रखते हैं, ताकि हमका जो डेप्थ है उसको हम लोग वो डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, और एक चीज हमको दिमाग में रखना है कि आपका जो ऐसा ही स्पैन आपको रखना है ताकि आपका जो बीम का डेप्थ है वो 1 मीटर से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, यह तो था आज का जो हमारा टॉपिक कि टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में हम लोग ने देखे, फिर हम लोग ने पोजीशनिंग ऑफ बीम भी देख लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्त से, अपने कोलीग से, सीनियर से, सबसे इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।